कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक कुमार रॉय लाया हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हम लोग आज यूनिट फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के ज़रिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उससे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट नोट ऑन हैकेल्स रूल। हैकेल्स रूल क्या होते हैं? तो अगर हम इस रिएक्शन को जानना चाहेंगे तो ये क्या करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं रैदर देन एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हमारा कोई कंपाउंड है तो इस कंपाउंड में किसी भी ग्रुप का, माना हमने OH लिया है, इसका इस पे आकर सब्स्टिट्यूट होना और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देना। ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से भाग जाएगा और OH आकर यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। जो हमारा नया कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा। तो यही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और यहीं पे अगर वो हाइड्रोजन भी अगर प्रेजेंट होता तो ये एडिशन रिएक्शन हो जाता। बट हमें क्या करना है कि ये जो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, मतलब कि ये सब्स्टिट्यूट होंगे, एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। और इसी कैरेक्टर को हम लोग एरोमेटिक कैरेक्टर या फिर एरोमेटिसिटी कहते हैं। तो हकल्स ने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल देखें तो जितने भी कंपाउंड एरोमेटिक होंगे वो 4n+2 रूल को जरूर फॉलो करेंगे, मस्ट उसे जो है फॉलो करेंगे। और एरोमेटिसिटी होने के लिए सिर्फ यही रूल की नहीं, कुछ और भी क्राइटेरिया हैं जिसे होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया जो है वो होने चाहिए। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। तो हम जैसे कि यहाँ पे 6 कार्बन से जुड़े हुए एक बॉन्ड लिए, ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है, 6 कार्बन का जुड़ा हुआ एक साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक ये भी हो सकता है, साइक्लिक ये भी है। तो ये सब हमारे क्या है, साइक्लिक हो गए। लेकिन एरोमेटिसिटी होने के लिए वही तो क्राइटेरिया देखना है कि हमें क्या क्या फॉलो होना चाहिए। फर्स्ट क्या, साइक्लिक होना चाहिए, तो साइक्लिक तो हो गया। अब सेकेंड क्या कह रहा है, इसमें प्लेनर होना चाहिए। तो ये जितने भी कंपाउंड है वो क्या है, एक पेज पे लाई कर रहे हैं। जैसे इस पेज में मैंने शो किया है तो ये सब एक प्लेनर में ही है, अलग प्लेनर में नहीं गए हैं। दूसरे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, ये सभी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ये सभी है हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये तो हमारा कंपाउंड जो है ये सेकेंड क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा कंपाउंड जो होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड हो गए। तीसरा क्या है, कंजुगेट सिस्टम में होना चाहिए। अब जैसे कि ये अब हमारा क्या बन गया, ये हमारा बेंजीन बन गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो कंपाउंड होंगी ये ब्रेक होगी आगे की तरफ, ये शिफ्ट होंगी आगे की तरफ और ये आगे की तरफ शिफ्ट होंगी, और इसके सेकेंड कंपाउंड जो बन जाएंगे वो हो जाएंगे ये वाली। तो क्या है, ये कंजुगेट कर रहा है। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड, मीन्स सिंगल, देखिए यहाँ पे जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल है, सिंगल डबल। तो ये कंजुगेट सिस्टम में है, ये आगे ये हमेशा रोटेट करते रहेंगे। हमारे फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है मस्ट कंटेन करने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को। जैसा कि रूल मैंने पहले बताया था, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन को हमारे एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो फॉलो करेंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमारे एग्जाम्पल में बेंजीन आ जाएंगे, नेफेथिलीन, एंथ्रासीन, ये सब हमारे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड को, इस सभी रूल को फॉलो करता है, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो माना हमने कंपाउंड लेते हैं यहाँ पे नेफेथिलीन का, ये हमारा क्या हो गया, ये नेफेथिलीन है। तो इसको क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, जितने भी हैं वो कंजुगेट सिस्टम में भी है। और चौथे पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि ये
4n+2 पाई इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 है, तो 5 × 2 कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ये 2 उधर जाएंगे तो -4n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो n हमारा क्या क्या होना चाहिए, या तो ये 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मीन्स नेचुरल नंबर हमारा होना चाहिए। ऐसे जितने भी कंपाउंड जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो सब हमारा क्या होगा, एरोमेटिसिटी होगा, मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एरोमेटिसिटी एंड रेजोनेंस इन बेंजीन, और मैकेनिज्म है और यूज हमें बताना है फेडरल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन का। तो एरोमेटिसिटी की बात करें तो अभी मैंने आपको ऊपर ये बताया था क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, तो आप ये भी अगर 10 नंबर की क्वेश्चन में ये आ सकते हैं तो आपको ये लिखना ज़रूरी है। और आपको ये भी बताना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो जो हमारे एरोमेटिसिटी होते हैं ये डिफाइन किए जाते हैं एज अ कंजुगेट साइक्लो अल्कीन्स। ENS क्यों लग रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारे उसमें प्रेजेंट होते हैं। वही अगर ANE लगता तो वो क्या होते हैं, हमारे सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। लेकिन एरोमेटिसिटी क्या होती है, वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है, मैंने आपको बताया था अभी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी कंजुगेट साइक्लो अल्कीन्स विच इन्हेंस क्या करती है मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी को, कैसे इन्हेंस करती है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जैसे कि डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो ये हमारा बेंजीन है, तो ये बेंजीन क्या होंगे आगे की तरफ जब ये शिफ्ट होंगी ये बॉन्ड, तो ये क्या कर रही है, डीलोकलाइज्ड हो रही है। इसका यही फॉर्मेट जो होगा हमारा ये हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है आगे शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएंगे, ये वाले शिफ्ट होकर इस जगह पे आ जाएंगे, और ये वाले शिफ्ट होकर इस जगह पे आ जाएंगे। तो ये कंटिन्यूअस होते ही रहता है। तो इस कंटिन्यूअस को क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा भी शो कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। ये क्या हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। तो वही बात बताया जा रहा है यहाँ पे कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे डिफाइन किए जाएंगे कि कंजुगेट साइक्लो अल्कीन्स होने चाहिए जो कि इन्हेंस करेगी मॉलिक्यूलर का स्टेबिलिटी, कैसे, तो इन्हेंस करेगी कैसे, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हमारे पाई ऑर्बिटल होते हैं, जो हमारे डीलोकलाइजेशन इस बॉन्ड को करेंगे, वो क्या करेंगे, जितने ज़्यादा इसके कंपाउंड बनेंगे उतने ज़्यादा इसके क्या होंगे, स्टेबिलिटी बढ़ती है। मीन्स किसी भी कंपाउंड की जितने ज़्यादा उसके स्ट्रक्चर होते हैं उतने ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है। दूसरे पॉइंट क्या है हमारा कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल वेरी स्टेबल होते हैं। किस लिए होते हैं और किस लिए होते हैं वो तो मैंने आपको बताया कि डीलोकलाइजेशन हो रहे हैं यहाँ पे। तो जितने ज़्यादा इसके स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ज़्यादा ये स्टेबल होंगे। दूसरे क्या होंगे कि ये ईजिली ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि जितनी स्टेबिलिटी है तो ईजिली ब्रेक तो हो नहीं सकते। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि ये जो होंगे रिएक्ट करते हैं बहुत सारे सब्सटेंसों के साथ और बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड हमें देते हैं रेदर देन बेंजीन के अलावा भी। अब हम लोग जानेंगे रेजोनेंस इन बेंजीन। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि वही डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अभी मैंने आपको बताया, तो वही डीलोकलाइजेशन होना ही रेजोनेंस कहलाता है। तो व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 और मोर हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारा बेंजीन है, इसे मैंने 2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर में दिखाया है, 1 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वही कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर या 2 से ज़्यादा होंगे और ये स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि पाई बॉन्ड यहाँ पे है तो इसमें पाई बॉन्ड क्या आ गई, अलग कार्बन आइटम पे आ गई। जैसे कि अगर हम माने यहाँ पे पोजीशन दिए 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 6।
अगर हम इस पोजीशन को देखें तो हमारा पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या है, पाई बॉन्ड हमारे 2-3 पे प्रेजेंट है, 4-5 पे और 6-1 पे। यहाँ पे क्या है, 1-2 पे प्रेजेंट है, यहाँ 1-2 पे नहीं प्रेजेंट था। तो वही पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंजिंग होना, वही लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इन पोजीशन ऑफ एटम। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं या फिर इस फेनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। जितने भी कार्बन होने चाहिए वो sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। रेजोनेंस का मतलब मैंने आपको बताया कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। और जो हमारा बेंजीन है ये रेजोनेंस हाइब्रिड भी दिखाता है। तो ये जो हमारे बने ये हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया कि ये जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे उसका एडवांस फॉर्म होगा, मीन्स इस फॉर्म में वो जरूर पाया जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे फेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन क्या होता है और फेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात अगर हम लोग करेंगे तो बेंजीन जब रिएक्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड क्या हो सकते हैं, RX। X का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रुप, R का मतलब क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप। तो RX कंपाउंड, जैसे कि हमने यहाँ पे CH3Cl लिया है, तो ये CH3 क्या है, ये R है और Cl क्या है, X कंपाउंड है, मतलब कि हाइड्रोजन ग्रुप का है। तो जब बेंजीन रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड से, किसके प्रेजेंट में, AlCl3 अल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंट में, तो ये हमारा क्या फॉर्म करता है, अल्काइल बेंजीन फॉर्म करता है यहाँ पे जो बना, या फिर इसे हम लोग टॉलिन भी कह सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर में आती है तो आप बस इतने भी शो कर देंगे तो काफ़ी है, मगर अगर 10 नंबर का है तो आपको मैकेनिज्म भी लिखना जरूरी है। और इस क्वेश्चन में पहले भी कहा गया था कि आपको मैकेनिज्म और यूज ऑफ फेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बताना है। तो मैकेनिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले जो हमने एजेंट लिया है और कैटलिस्ट लिया है वो दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और फॉर्मेशन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, CH3Cl, यहाँ से Cl का ब्रेकडाउन होगा, AlCl3 के साथ ये जाकर अटैच्ड होंगे और ये क्या हमारे कंपाउंड बन जाएंगे, ये CH3+, ये क्या हो गया हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और ये हमारा क्या है, ये कंपाउंड Cl क्या आया, AlCl4-। ठीक है, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट मैकेनिज्म देखने वाले हैं। वो तो हमारा स्टेप 1 इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। सेकंड में क्या होगा कि अब जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा उस पर क्या है, आयन आ गया और ये अनस्टेबल होगा। ये अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढने के लिए इधर उधर बोआएगा कब मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए। तो इस केस में क्या करेगा, वो बेंजीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि हम लोग बेंजीन के साथ ही रिएक्ट करवा रहे हैं। तो जैसे ही ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड क्या होंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे। जब ये ब्रेक होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस, और यहाँ पे क्या आएंगे, प्लस। तो ये जो प्लस वाले CH3 है हमारे, ये आकर इस कार्बन एटम पे अटैच्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन है क्योंकि ये हमें कार्बन क्या होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये बन चुका है। और यहाँ पे क्या हमारा बन गया, कार्बोनियम आयन बन गया। तो सेकेंड केस में क्या करना है, हमें कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करना है। कैसे करना है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा कर। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि लॉस ऑफ प्रोटॉन गिव्स अल्काइल बेंजीन। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा प्रोटॉन का रिमूवल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस कंपाउंड पे क्या आ गई है, प्लस चार्ज आ गई है। तो ये जैसे ही माना कि किसी बच्चे के पास 2 रुपये हैं और उसके पास देने हैं 5 रुपये, तो 2 रुपये हैं, 5 रुपये देने थे, तो माइनस में वो चला गया, तो वो क्या हो गया, अनस्टेबल होगा वो बच्चा। ठीक उसी प्रकार ये बेंजीन पहले स्टेबल था, लेकिन जैसे ये CH3 इस पे आया, ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया तो ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा कि कैसे भी करके मुझे स्टेबल होना है। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का रिमूव कर देगा, प्रोटॉन का लॉस करेगा। और जैसे ही ये प्रोटॉन लॉस होगा, ये H जो होगा हमारे इसके साथ जाकर रिएक्ट करेंगे AlCl4 के साथ, और ये यहाँ से हमारा प्रोडक्ट जो होगा, ये जैसे रिमूव हुआ, यहाँ पे माइनस चार्ज आएंगे, प्लस माइनस चार्ज मिलकर हमारे बॉन्ड बना देंगे। और बॉन्ड बनते ही ये CH3 और ये क्या होंगे, स्टेबल हो गए। और हमारा बेंजीन ने क्या दिया, हमें टॉलिन दिया।
नया कंपाउंड बना दिया, और HCl एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा, और AlCl3 एज अ कैटलिस्ट जो था वो हमें मिल गया। इसकी यूजेज की बात अगर हम लोग करें तो इसके क्या क्या यूज हैं, तो इट इज़ यूज इन मेकिंग बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड को बनाने में इसका यूज किया जाता है विथ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि हमने यहाँ पे CH3 लिया, मैं यहाँ OH भी ले सकता था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लेकर हम एरोमेटिक कंपाउंड बहुत डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं। वही पहला पॉइंट है यूजेज इसके। सेकंड यूजेज क्या है कि इस रिएक्शन को हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आप लोग कभी इस नाम से घबराइएगा नहीं। अगर हायर लेवल में अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में कौन से रिएजेंट या फिर कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो आप फेडरल-क्राफ्ट अल्काइलेशन याद करके उसके आंसर को दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये रिएक्शन जो होता है यूज किया जाता है टेस्टिंग करने के लिए कि कौन सी एरोमेटिक कंपाउंड है और नहीं है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए भी इसका हम लोग यूज करते हैं फेडरल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ डाइज वगैरह को भी सिंथेसाइज करने में हम फेडरल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का यूज करते हैं। चलिए हम लोग अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, फेडरल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जो हमारा फेडरल-क्राफ्ट एसाइलेशन और अल्काइलेशन में कभी आप लोग धोखा मत खाइएगा, दोनों में बहुत ही डिफरेंस होते हैं। जो हमारे अल्काइलेशन है यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेंगे, बट इसमें जो हो गया हमारे एसाइलेशन में वो एसिड क्लोराइड रिएक्ट करेंगे। एसिड क्लोराइड क्या होगा, जैसे कि ये हमारा क्या है CH3 डबल बॉन्ड ओ Cl, ये हमारा एसिड क्लोराइड है। तो ये बेंजीन जो है रिएक्ट करेगा एसिड क्लोराइड के साथ, किसके प्रेजेंट में, एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंट में। तो कैटलिस्ट सिर्फ AlCl3 ही हम लोग नहीं ले सकते हैं, FeCl3 जितने भी लुईस एसिड होंगे जो एनहाइड्रस फॉर्म में होते हैं उसे हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं फेडरल-क्राफ्ट अल्काइलेशन या फेडरल-क्राफ्ट एसाइलेशन में। दोनों ही केस में हम लोग एनहाइड्रस लुईस एसिड का यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि बेंजीन हमारा एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है AlCl3 एज अ कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, और हमें एसीटोफेनॉन दे रहा है प्लस HCl एज अ प्रोडक्ट। इसका भी मैकेनिज्म बहुत ही इजी है, जैसा कि आपने पहले देखा फेडरल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में। सिमिलरली यहाँ भी होगा, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये जैसे ही कंपाउंड है ये यहाँ से ब्रेक डाउन होंगे, Cl हटेंगे और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, मीन्स ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड हमारा यहाँ पे बन चुका है, और AlCl4 माइनस भी बन चुका है। अब ये क्या होगा, ये जो होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनियम आयन को प्रोड्यूस करेगा। कैसे करेगा, ये जाकर बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज आएंगे और कार्बोनियम आयन हमारा बन चुका है। अब ये क्या है, ये वेरी अनस्टेबल है, ये अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढना चाहेगा और ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को लॉस कर देगा। जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन लॉस होगा हमारा, वो AlCl4 जो हमारा एक कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट करेगा और हमें एसीटोफेनॉन प्लस HCl प्लस AlCl3 एज अ कैटलिस्ट हमें मिल जाएंगे। अगर हम यूजेज की बात करें फेडरल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का यूज क्या क्या है, तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है कन्वर्सेशन ऑफ फॉर इंडस्ट्री के लिए, और इसकी अगर प्रिपेयर केमिकल फीड स्टॉक के लिए भी यूज किए जाते हैं। सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स एंड फाइन केमिकल्स के तौर पे भी फेडरल-क्राफ्ट एसाइलेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि एरोमेटिसिटी क्या होता है, रेजोनेंस इन बेंजीन क्यों होते हैं, और इसकी जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे दैट मीन्स इसके जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे उतने ज़्यादा ये स्टेबिलिटी होगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। और फिर इसके बाद में हम लोग ने देखा कि मैकेनिज्म एंड यूज ऑफ फेडरल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बेंजीन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। क्यों दिखाता है, तो हम लोग पिछले सभी रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल का क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसके बाद ही रिएक्शन हो रही है। तो सिमिलरली इसमें भी क्या है
कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे फंक्शनल ग्रुप को। तो वहाँ पे बेंजीन में क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था, और यहाँ पे भी वही बात लिखना है कि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करता है कंपाउंड से, और एरोमेटिक और एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन भी ये शो करता है। जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सिर्फ बेंजीन के साथ ही नहीं रिएक्ट होता है, ये हमारा बेंजीन के साथ भी रिएक्ट हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर कोई नॉन एरोमेटिक जैसे कि हमारा कंपाउंड CH3CH3 यहाँ पे हमारा CH3 हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये एलिफेटिक कंपाउंड है। तो इसके साथ भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है और इसके साथ भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि एरोमेटिक के साथ भी हो सकते हैं और एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन ये शो करते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन की बात करें तो ये हमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन हो गया, अल्काइलेशन हो गया, एसाइलेशन हो गया, जो कि फेरल क्राफ्ट रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया था। तो इन सब को वो देता है कौन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आएंगे तो आप डायरेक्ट इसके मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बनाकर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वहीं ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके मैकेनिज्म भी लिखने ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल में फर्स्ट क्या है, सल्फोनेशन की अगर हम लोग बात करें तो सल्फोनेशन में क्या हो रहा है कि हमारा बेंजीन जो है H2SO4 कॉन्सेंट्रेशन और H2SO4 डाइल्यूट हम लोग लेंगे। तो इस केस में क्या होगा, सल्फोनेशन के केस में क्या है, H2SO4 जो है हमारा वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन वर्ड आ जाएगा वहाँ पे हमारा एसिड नहीं बनेगा, वहाँ पे क्या बनेगा, हमारा बेस बनेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि H2SO4 क्या है, हमारा एसिड होता है, ये हमें H+ देगा। ये हमें क्या देना चाहिए था, H+ देना चाहिए था H2SO4 का, क्योंकि ये एसिड होता है। लेकिन हमें ये क्या दे रहा है, ये OH- दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, H2SO4 एज अ डाइल्यूट है और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में है। तो ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा OH- और HSO3+ में, और ये जो हमारा बना यही होता है इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। ये हमारे बेंजीन पर जाएंगे और क्या करेंगे, बेंजीन पे अटैक करके कार्बोनियम आयन बनाएंगे। तो इसका मैकेनिज्म भी बहुत ही इजी है। जैसा कि आप लोग को मैंने पहले बताया था, पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, बेंजीन पे जाकर रिएक्ट करेगा और कार्बोनियम आयन क्रिएट करेगा। कार्बोनियम आयन कैसे क्रिएट होगा, जैसे कि ये हमारा बेंजीन, इस पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, तो ये हमें क्या बन जाएगा, कार्बोनियम आयन दे देगा। ये जो प्लस चार्ज बन रहा है बेंजीन पे, इसी को कार्बोनियम आयन कहते हैं हम लोग। तो सल्फोनेशन कैसे बन हो रही है रिएक्शन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि H2SO4 किस वे में टूट रही है। तो सल्फोबेंजीन हमें मिल रहा है। सेकेंड क्या है हमारा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के केस में भी यही होगा। जैसे ही ये H2SO4 कॉन्सेंट्रेट NO3 के पास आएगा, ये हमें क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, ये हमें देगा OH- एज अ बेस, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि HNO3 हमारे H2SO4 के प्रेजेंट में
OH माइनस और NO2 प्लस दिया, ये क्या हमारा बना, इलेक्ट्रोफाइल बना। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इस बेंजीन पे जाकर रिएक्ट करेगा, कार्बोनियम आयन बनाएगा और उस कार्बोनियम आयन से फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और NO2 जो हमारे हैं वो स्टेबल हो जाएंगे बेंजीन के साथ और नाइट्रो बेंजीन हमें दे देंगे। साथ ही H2O कहाँ से आ रहा है, ये जो हमारा OH माइनस बच रहा है, ये जो H प्लस हमारा बेंजीन से आएगा, इसके साथ रिएक्ट करके हमारा H2O फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली अल्काइलेशन और एसाइलेशन मैंने पीछे आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से रिएक्शन होती है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हैलोजिनेशन में। हैलोजिनेशन में क्या होता है कि हमारा जो बेंजीन होता है वो क्लोरीन के साथ, हैलोजिनेशन, हैलो ग्रुप आप लोग जानते हैं, ये क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे क्या है, हैलोजिनेशन कंपाउंड में आते हैं। तो जो हमारे क्लोरीन होंगे बेंजीन के साथ रिएक्ट करेंगे। अब इसमें ये कैसे टूटेंगे, इसके भी बहुत ही सिंपल वे है। ये हमारा क्लोरीन Cl2 जो है एज अ फ्री रेडिकल टूट जाएगा, किसके प्रेजेंट में, H2SO4, ये हमारा क्या है, एज अ कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है। तो क्लोरीन प्लस क्लोरीन ये हमारा ब्रेक डाउन होगा और यही क्लोरीन फिर हमारे बेंजीन पे जाकर रिएक्ट करेंगे, कार्बोनियम आयन बनाएगा। जैसे ही कार्बोनियम आयन ये प्लस चार्ज बेंजीन पे बनेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ये हाइड्रोजन रिमूव होते ही हमारा जो होगा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन चुका है और HCl हमें प्रोड्यूस एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ DDT एंड क्लोरामाइंस। DDT क्या होता है, तो DDT का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो ये होता है डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और ये क्या होता है, हमारे ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं एंड कलरलेस होते हैं। इसमें कोई भी किसी प्रकार की टेस्ट नहीं होती है, किसी प्रकार की सुगंध नहीं होती है और कलर भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इस पॉइंट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है और ये कंफर्म आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ बेंजीन चैप्टर से देखा जाए तो मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो बहुत ज़्यादा चांस है आने के क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनो क्लोराइड होता है और इंसेक्टिसाइड के तौर पे DDT का यूज किया जाता है। ये हमारे वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके, 108.5 डिग्री सेल्सियस। और इसके अगर हम बॉइलिंग पॉइंट कहें तो ये और भी ज़्यादा हो जाते हैं, 206 डिग्री सेल्सियस। वाटर के कितने होते हैं, 100, और इसके कितने, 206 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं DDT के। DDT डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये तो जनरल नेम हो गया इसका। लेकिन अगर हम इसकी IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम इसका होता है 2-4 क्लोरोफेनाइल 111 ट्राइक्लोरोइथेन। अब ये नाम कैसे आया है, तो ये आप जब IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर से आप लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 2-4 क्लोरोफेनाइल 111 ट्राइक्लोरोइथेन कैसे आए हैं। 20 का मतलब होता है 2, ठीक है। तो जब भी हम 2 कंपाउंड लेते हैं या 2 से 3 होते हैं तो हम लोग 20, ट्रीज, टेट्राकिस ये सब का यूज करते हैं। टेट्राकिस 4 अगर प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा फेनाइल 2 प्रेजेंट है तो हमने क्या लिखा, 2-20, 2-20 4 क्लोरो क्यों लिख रहे हैं, ये हमारा जो है इसे मैंने इस कार्बन को फर्स्ट किया। नोमेनक्लेचर में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसे फर्स्ट माना, इस कार्बन को हम लोग सेकेंड मानते हैं, ठीक है। प्राइमरी कार्बन हमारा ये हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि 2 पे हमारे क्या प्रेजेंट है, 2-20 मीन्स 2 फेनाइल है तो 20 का यूज किया हमने, 2-20 4 क्लोरो। 4 कैसे हो जाएगा, तो इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे हमारे क्या है, क्लोरो प्रेजेंट है, तो क्लोरो और फेनाइल, ठीक है, क्लोरोफेनाइल हो गया। 111 ये कार्बन हमारा क्या है, फर्स्ट पे प्रेजेंट है तो 1
इस क्लोरीन के लिए, 1 इस क्लोरीन के लिए, 1 इस क्लोरीन के लिए, 3 क्लोरीन के लिए मैंने 3 1 1 1 लिया। ट्राई क्यों? क्योंकि ये 3 है। क्लोरो इथेन, इथेन क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ये कार्बन और ये कार्बन क्या बन रहा है? इथेन का फॉर्मेशन कर रहा है। वही अगर यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड हो जाता तो इथीन हो जाता, लेकिन क्या है? इथेन है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और ये कार्बन हमारा क्या है? 4 बॉन्ड तो कार्बन बनाते ही हैं, तो वही कर रहे हैं, तो ये इथेन हो गया। ठीक है। अगर हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करें कि नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें क्या क्या होने ज़रूरी है, तो नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहला जो मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आपको आगे चल के IUPAC नेम करने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको पेरेंट ग्रुप चुनना पड़ेगा। पेरेंटल ग्रुप की बात मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने इस कार्बन को जो है पेरेंटल ग्रुप एज अ यूज किया है। ठीक है। जैसे ही पेरेंटल ग्रुप हमने ले लेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन से हैं। इसके बाद थर्ड में हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे किया 1 2 1 2 3 4, तो इस तरह से नंबरिंग किया जाता है ताकि हम पोजीशन को फाइंड आउट कर सकें। और चौथा पॉइंट हम लोग क्या लेंगे? वो लेंगे कि नेम लिखेंगे सभी का। कैसे? एज अ अल्फ़ाबेटिक। जैसे पहले ए आते हैं, बी आते हैं, सी आते हैं, तो अल्फ़ाबेट के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे? नेम का IUPAC नेमिंग हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूजेज में। DDT का यूजेज जो होता है एज अ इंसेक्टिसाइड किया जाता है। और अगर हम बात करें 1950 और 1980 की, तो इसके बीच में DDT बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले कंपाउंड थे। और कहाँ पे यूज होते थे? एग्रीकल्चर में एज अ इंसेक्टिसाइड को किल करने के लिए। एज अ इंसेक्टिसाइड ये यूज किए जाते थे हमारे एग्रीकल्चर में। DDT वर्क कैसे करता है? तो जो हमारे इंसेक्ट होते हैं उसके न्यूरॉन में सोडियम चैनल को वो ब्लॉक कर देता है, और जैसे ही सोडियम चैनल ब्लॉक होते हैं वो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। फोर्थ पॉइंट हम लोग DDT के बारे में लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल, जैसे कि डेंगू अभी कुछ दिन पहले बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, तो इस केस में हम लोग जो छिड़काव करते हैं वो DDT का ही छिड़काव किया जाता है। हर घर गली जितने भी गंदे जगह होते हैं उन सभी जगह पे DDT का ही यूज किया जाता है। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि DDT जो है ये बहुत ही जितने ही ज़्यादा किसी भी चीज़ के अगर इम्पोर्टेंट है तो उसके क्या होंगे? निगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। तो ये क्या हो गया कि DDT हमारा इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट देता है। कैसे? तो ये जैसे ही एग्रीकल्चर में यूज किए जाते थे, उसके एग्रीकल्चर की वजह से जो भी प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं तो उसमें भी उसके कुछ प्रभाव देखने को मिले थे, जिसके कारण कैंसर वगैरह हो जाते थे लोगों को। तो इसलिए DDT को हमारे इंडिया में बैन कर दिया गया। कब? तो 1972 में से हमारे इंडिया में जो है ये बैन हो चुका है। DDT ओनली यूज किया जाता है एज जब डेंगू वगैरह होते हैं तो उस समय छिड़काव करने के लिए हमारा DDT का यूज किया जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्लोरामाइंस के बारे में। तो क्लोरामाइंस क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने वाला। तो क्लोरामाइन टी के मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये टॉलिन के साथ रिएक्शन कर रहा है, टॉलिन भी बन रहा है क्लोरामाइन के साथ। ठीक है, इसलिए हमने क्लोरामाइन टी लिखा हुआ है। ये प्रिपेयर्ड कैसे किया जा रहा है? तो ये जो जितने भी प्रोसेस हैं इस प्रोसेस के द्वारा हम टॉलिन वाला वो क्लोरामाइन टॉलिन हम लोग फाइंड आउट मीन्स प्रोडक्ट एज अ मिलता है। मोलिकुलर फार्मूला की बात करें तो C7H7 क्लोरीन NO2 SNA, यह इसका क्या है? मोलिकुलर फार्मूला होता है किसका? क्लोरामाइन का। ये कैसे आया? तो कार्बन 7, तो आप देखेंगे एक ये कार्बन है और 6 कार्बन इस बेंजीन में, तो 7 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 5 6 7 हाइड्रोजन। एक क्लोरीन हमारा यहाँ प्रेजेंट है। NO2 S ये वाली और Na ये वाले। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं।
अगर हम यूजेज की बात करें क्लोरामाइंस की, तो क्लोरामाइन टी इज यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में एज अ डिसइंफेक्टेंट। सरफेस को भी क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो थर्ड पॉइंट है, ये ट्रीटमेंट किया जाता है एज अ कहीं बर्न हो गया हो या फिर ओरल माउथ वॉश में भी इनके यूज किए जाते हैं। और एंटी माइक्रोबियल एजेंट तो ये होते ही हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 के होंगे वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।